नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ तृप्ति और स्वागत है आपका थिंक बिग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, इसके अंतर्गत शिक्षा का अधिकार अधिनियम, सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन स्कीम के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। तो लेकर आए हैं वही वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, इसके अंतर्गत जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, आरटीए एक्ट 2009, ये सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट सीटीईटी के लिए या फिर टीचिंग फील्ड से रिलेटेड जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आरटीए एक्ट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस पर बहुत ही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ भारतीय नागरिक होने के नाते हमें आरटीए एक्ट के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आरटीए एक्ट के अंतर्गत ही शिक्षा यह मौलिक अधिकार के रूप में पाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है क्या। ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। सार्वभौमिकरण का अर्थ होता है सबके लिए उपलब्ध कराना। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के अंतर्गत देश के सभी बच्चों के लिए पहली से 8वीं कक्षा तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करने का उद्देश्य सुनिश्चित किया गया। और इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि इस अनिवार्य शिक्षा के लिए स्कूल बच्चों के घर के समीप हो तथा 14 वर्ष तक बच्चे स्कूल ना छोड़े। इसके अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, न्यूनतम शिक्षा स्तर, मध्याह्न भोजन स्कीम, पोषाहार सहायता कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, प्राथमिक शिक्षा कोष, ऐसे प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित कुछ कार्यक्रम हैं। अब देखते हैं आरटी एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था तथा इसको प्रभावित बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह पारित किया गया और इसीलिए इसको आरटी एक्ट 2009 कहा जाता है, जो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। 1 अप्रैल जो हमारा शैक्षणिक सत्र का पहला दिन होता है, 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल 2010 से यह आरटी एक्ट पूरे देश में लागू हो गया। It makes provision for a non-admitted child to be admitted to an age-appropriate class. बच्चा जिस एज का है उस एज अप्रोप्रिएट क्लास में उसको एडमिशन देना, इसके बारे में यहाँ इस एक्ट में प्रोविज़न किया गया था। मतलब कि अगर एज ज़्यादा है, जैसे कि अगर 10 साल का बच्चा है और वो अभी तक स्कूल नहीं गया है, तो उसको 10 साल के हिसाब से उस क्लास में, जैसे कि अगर वो 4th या 5th में जाता है तो उस क्लास में एडमिशन कराना इस एक्ट के तहत प्रोविज़न किया गया था। शिक्षा का अधिकार, इस एक्ट के अनुसार 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया है। सरकारी स्कूल सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएंगे और स्कूल प्रबंधन समितियों द्वारा किया जाएगा। और ठीक इसी तरह निजी स्कूल में न्यूनतम 25% बच्चों को बिना किसी शुल्क के नाम अंकित कराएंगे। जो प्राइवेट स्कूल में है उनमें 25% बच्चों को बिना किसी शुल्क के नाम अंकित करेंगे। और इन सभी कार्यों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन के 6 साल बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शिक्षा के अधिकार विधेयक को मंजूरी दे दी। इसके अनुसार प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार मिलने से पहले संसद में स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। आज़ादी के 61 साल बाद भारत सरकार ने शिक्षा के अधिकार विधेयक को मंजूरी दी है, जिससे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा पाने का मौलिक अधिकार बन गया है। शिक्षा यह मौलिक अधिकार के रूप में पाया गया। इस एक्ट के अनुसार कुछ प्रोहिबिशंस है, प्रतिबंध है, वो इस प्रकार है। शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न। शिक्षकों को कॉर्पोरल पनिशमेंट के लिए मना किया गया। कोई भी मानसिक उत्पीड़न या फिर शारीरिक दंड इसके अंतर्गत प्रतिबंध किया गया है। बच्चों के प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया तथा शिक्षक द्वारा निजी ट्यूशन बंद किए गए। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ये जो है ये तो आरटी एक्ट की टैगलाइन ही हो गई थी। तथा बिना मान्यता के विद्यालय चलाना,
बिना मान्यता का कोई भी विद्यालय नहीं चलेगा। स्कूल जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए, एफिलिएटेड होना चाहिए। इस एक्ट के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी को अनिवार्य रूप से प्रारंभिक से माध्यमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया। इससे इस आयु वर्ग के बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा तथा शिक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप में पाया गया। इन सब और किसी भी प्रजातांत्रिक देश में शिक्षित नागरिकों का बड़ा महत्व होता है। शिक्षा द्वारा ही आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर स्तर पर जनशक्ति का विकास होता है और शिक्षा के आधार पर ही अनुसंधान और विकास को बल मिलता है। इसीलिए इन सब दृष्टिकोणों से भी शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने का महत्व स्पष्ट हो जाता है। सर्व शिक्षा अभियान को इसके अंतर्गत सहयोगी बनाया गया और सर्वाधिक लाभ जो है श्रमिकों के बच्चे, बाल मजदूर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या फिर ऐसे बच्चे को मिलेगा जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई अथवा अन्य कारणों से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इस अधिनियम का सर्वाधिक लाभ जो है वो श्रमिकों के बच्चे और बाल मजदूर ऐसे बच्चों को मिलेगा। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ये हैं, पॉइंट्स ये हैं। 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में यह कानून लागू हो गया, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए भारत 135वां देशों में से एक बन गया। 18 वर्ष तक की आयु तक के विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा का अधिकार एक अलग कानून की तरह निर्धारित किया गया, द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट के तहत, तथा अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि अपने बच्चे का स्कूल में दाखिला कराया गया। ये भी आर्टिकल 51A के अंतर्गत किया गया। स्कूल शुड बी अराउंड 1 and 3 किलोमीटर्स फ्रॉम होम। बच्चे के घर से स्कूल 1 या 3 किलोमीटर के अंदर ही हो। नो डिनाइल फॉर एडमिशन, एडमिशन के लिए डिनाइल नहीं कर सकते किसी भी बेस पर, धर्म, जाति, भेष या फिर किसी भी बेस पर एडमिशन के लिए डिनाई नहीं हो सकता। क्वालिफाइड टीचर्स फॉर रिकॉग्नाइज स्कूल, टीचर्स और स्कूल रिकॉग्नाइज हो। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। इसमें शिक्षकों की संख्या 1 से 5वीं तक। प्रवेशित छात्र संख्या अगर 60 है तो 2 शिक्षक आवश्यक। छात्र संख्या 61 से 90 तक है तो 3 शिक्षक आवश्यक। 91 से 120 तक है तो 4 शिक्षक आवश्यक। 150 से ऊपर है तो 5 शिक्षक और मुख्याध्यापक आवश्यक। इसमें इमारत के बारे में भी कुछ कानून बनाए गए। हर शिक्षक के लिए कम से कम 1 कक्षा और 1 ऑफिस कम स्टोर कम हेड टीचर्स रूम हो। छात्रों और छात्राओं के लिए अलग अलग प्रसाधन गृह हो, खेल का मैदान हो, पीने का पानी हो, वहाँ पर स्वच्छता हो तथा मध्याह्न भोजन के लिए व्यवस्थित और साफ सुथरा किचन हो। तीसरा है कार्य दिवस, वर्किंग डेज। 200 कार्य दिवस कक्षा 1 से 5वीं तक, 220 कार्य दिवस कक्षा 6 से 8वीं तक। और शिक्षकों के लिए कार्य दिवस पर वीक है 45 आवर्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान SSA प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित प्रमुख कार्यक्रम है। इसे सभी के लिए शिक्षा अभियान के नाम से भी जाना जाता है और इस अभियान के अंतर्गत सब पढ़े का नारा दिया गया। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा 2000 और 2001 में प्रारंभ किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कुछ निर्धारित लक्ष्य थे। विद्यालय शिक्षा गारंटी केंद्र वैकल्पिक विद्यालयों या विद्यालयों में वापस अभियान द्वारा वर्ष 2003 तक सभी बच्चों को विद्यालय में लाना। वर्ष 2007 तक 5 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पूरी करवाना। वर्ष 2010 तक 8 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पूरी करवाना। जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक गुणवत्ता की प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। वर्ष 2007 तक प्रारंभिक चरण और 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर आने वाले सभी लिंग संबंधी और सामाजिक श्रेणी के अंतराल खत्म करना। इस अभियान की कुछ उपलब्धियां भी रही हैं। स्कूल दाखिला अनुपात जो 1950-51 में 31.1% था वो 2003-04 में बढ़कर 85% हो गया। उसी के साथ 2001 में विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या 3.2 करोड़ थी जो 2005 तक घटकर 95 लाख हो गई।
वर्ष 2010 तक सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य पूरा होने का कारण केंद्र सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय ने दिसंबर 2010 में यह निर्णय लिया था कि सर्व शिक्षा अभियान को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने का प्रमुख साधन बनाया जाएगा और इसके लिए संशोधित सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित अधिनियम 2011 में लागू किया जाएगा। अगला है मिड डे मील स्कीम, मध्याह्न भोजन स्कीम। सुविधाहीन वर्गों से संबंधित बच्चों के प्रवेश, उपस्थिति, प्रतिधारण एवं अध्ययन स्तरों में सुधार करके प्राथमिक शिक्षा के व्यापीकरण को बढ़ाने तथा प्राथमिक स्तर के छात्रों की पोषाहार स्थिति को सुधारने उद्देश्य से 15 अगस्त 1995 को पोषाहार समर्थन के राष्ट्रीय कार्यक्रम मध्याह्न भोजन स्कीम की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत 1ली से 5वीं कक्षा तक देश के राजकीय अनुदान प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों 80% उपस्थिति पर प्रति माह 3 किलोग्राम गेहूं तथा चावल दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। किंतु इस योजना के अंतर्गत छात्रों को दिए जाने वाले खाद्यान्न का पूर्ण लाभ छात्रों को न प्राप्त होकर उसके परिवार को ही मिल जाता था। इसीलिए 1 सितंबर 2004 से प्राथमिक विद्यालयों में पके पकाए भोजन उपलब्ध कराने की योजना आरंभ कर दी गई और इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों में मध्यावकाश में छात्र छात्राओं को सप्ताह में 4 दिन चावल से बने भोज्य पदार्थ तथा 2 दिन गेहूं से बने भोज्य पदार्थ दिए जाने की व्यवस्था की गई और प्रत्येक छात्र छात्रा के लिए प्रतिदिन 100 ग्राम खाद्यान्न से निर्मित सामग्री दिए जाने का प्रावधान है, जिसे पकाने के लिए परिवर्तन लागत की व्यवस्था की गई है। पौष्टिकता सुनिश्चित करने के लिए यह तय किया गया कि भोजन कम से कम 450 कैलोरी व 12 ग्राम प्रोटीन वाला हो और भोजन पकाने का कार्य ग्राम पंचायतों की देखरेख में किया जाए। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण टॉपिक, आरटी एक्ट 2009, मिड डे मील स्कीम और सर्व शिक्षा अभियान। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज की क्विज। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है। अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। उचित सरकारें दाखिला, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। तो इसका सही उत्तर है उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा, पृथक्करण, मुख्यधारा शिक्षण। तो समावेशी शिक्षा इसका सही उत्तर है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन की वकालत करता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? व्यवहारवादी, समाज सांस्कृतिक, संज्ञानात्मक, मानवीय। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ऐसे ही क्वालिटेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहें। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड थिंक बिग एंड थैंक यू।